कैपिटल गुड्स, ये चैप्टर 5 में आता है। इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करना है। आपको पता चल रहा है कि मेरे को लेथ मशीन चाहिए और मैं कोई इंडस्ट्रियल आइटम्स कुछ बनाना चाहता हूं मैं, आपको कैपिटल गुड्स चाहिए। लेथ मशीन आपको बाहर से कहीं से इंपोर्ट करना है, थाईलैंड है, जर्मनी, कहाँ से, वो मशीन वहां पर अच्छा है, ताकि आपको क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटेटिव होना बहुत जरूरी है, नॉट द क्वांटिटेटिव। यू हैव टू बी क्वालिटेटिव। आपका क्वालिटी, आपका जो नॉर्म्स है फॉरेन बायर के साथ आप जो टाई अप करते हो वो परफेक्ट होना चाहिए, उनका टाइम शेड्यूल और उनका क्वालिटी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज होता नहीं है। तो यू हैव टू बी एश्योर दैट आपका, तो उसके लिए अगर आपको इंपोर्ट करना है तो वो कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कर सकते हो। मेरे से एक ऑथराइजेशन इशू होता है, मेरे ऑफिस में से इशू करने के बाद में आप वो ऑथराइजेशन ड्यूटी फ्री आप इंपोर्ट कर सकते हो, ड्यूटी फ्री। सो एक अमाउंट आप बताओगे कि इसकी इतनी कस्टम ड्यूटी है, मान के चले कि वो उसका कस्टम ड्यूटी बनता है 50 रुपए, तो 50 रुपए अगर ड्यूटी बनती है तो 50 रुपए ड्यूटी आपकी बच गई। आपने वो मटेरियल को, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट किया, विद इन 6 years यू हैव टू गो फॉर द एक्सपोर्ट। आपको उसका, आपके कंपनी में वो इंस्टॉल हो गया करके इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट देना है, जो कि आपके कंपनी में वो इंस्टॉल हो चुका है, एंड यू शुड स्टार्ट द एक्सपोर्ट। एंड फर्स्ट 4 years में 50%, अनदर 2 years में 50% आपको एक्सपोर्ट कंप्लीट करना जरूरी है। दिस इज विद एक्चुअल यूजर कंडीशन, और आप ही लोग यूज कर सकते हैं, इवन उसके बाद में भी कभी ट्रांसफर नहीं होता है ये ऑथराइजेशन। एंड यू हैव टू गो फॉर, मतलब 6 times ऑफ द ड्यूटी सेव्ड अमाउंट, 6 5 30, 300 रुपीज का एक्सपोर्ट आपको करना है, उसका इक्विवेलेंट डॉलर जो भी रहेगा। यू हैव टू गो फॉर द एक्सपोर्ट। और अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश कोई दिक्कत आ जाती है, आपको सबसे बेस्ट यही है कि जितना जल्दी केस क्लोज कराओगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। द बेस्ट इज द, अगर नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली उसका ड्यूटी विथ इंटरेस्ट, आज अगर उसकी 15 दिन के इंटरेस्ट बन रहा है, अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे और 2 साल करोगे तो 2 साल का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर आपको कंफर्म हो गया कि आप नहीं कर पा रहे हो तो इट इज बेटर टू गेट द केसेस क्लोज डाउन फ्रॉम डीजीएफटी एंड गवर्नमेंट ऑफ कस्टम्स। तो ये एक ईपीसीजी स्कीम है, इसके अगेंस्ट में आपको 6 years का टाइम दिया जाता है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री लगती है उसको 6 महीने का उसको टाइम लगता है उसको कवर अप करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम दिया हुआ है कि विद इन 6 years यू हैव टू गो फॉर द एक्सपोर्ट। दीज आर द जीरो ड्यूटी जो मैंने आपको बताया। अभी इंडिजिनस सोर्सिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, इंडिजिनस सोर्सेस में आप लोग कर सकते हो। अगर आपको जो आपको कैपिटल गुड्स है, मेरे से ऑथराइजेशन लेने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपको कैपिटल गुड्स इंडिया में सस्ता मिल रहा है, यू कैन गो हेड विद दैट। आप उनसे, हमसे एक लाइसेंस को इनवैलिडेट करके हम एक इनवैलिडेशन लेटर इशू करते हैं जॉइंट डीजीएफटी ऑफिस, और उसको जो है आप जो कस्टमर जिससे भी खरीदना है उसको वो देंगे, तो वो आपको एक्साइज ड्यूटी और ड्यूटी फ्री कैपिटल गुड्स आपको वो देगा। या अगर पे भी कर देता है तो भी वो सब्सिक्वेंटली जाकर रिफंड हो जाता है कुछ केसेस में। तो इंडिजिनस सोर्सिंग भी आप कर सकते हैं। इससे हम लोगों का क्या है कि वो हम लोगों का जो आउटफ्लो जो मनी है वो बच जाता है। सो अगर इंडिया में मिल रहा है तो इट इज वेल एंड गुड। दिस इज अ कैपिटल गुड स्कीम विच यू कैन आइदर यू कैन, और एडवांस ऑथराइजेशन में भी आप लोग इंडिजिनियसली प्रोक्योर कर सकते हो एंड यू कैन यूज द रॉ मटेरियल। Now exporters can exercise this application in by concern array on selecting the options, है ना। Any benefits to be taken under foreign trade policy, आपको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप काउंसिल से, अभी जैसे इंजीनियरिंग के लिए ईपीसी इंडिया खुद ही यहाँ पर बैठी हुई है, इसके अलावा प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, मिसलेनियस दूसरे आइटम्स के लिए कैपेक्सिल है, केमिकल्स के लिए, और फूड प्रोडक्ट के लिए अपेड़ा है। इस तरह से प्रोडक्ट वाइज, ग्रुप वाइज अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है। यू कैन रजिस्टर विद देम, इनके अपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स है, और ये आपको साइट में बड़े आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन अप्रोच देम, इवन द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल दे आर इशूइंग द रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप ऑनलाइन ऑल्सो, और बहुत जल्दी ये लोग इशू कर देते हैं। और विदाउट दिस डॉक्यूमेंट यू कैन नॉट अवेल एनी बेनिफिट ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये आप अपने दिमाग में मान लीजिए कि ये एक मेजर डॉक्यूमेंट है, आईएससी और आरसीएमसी चाहिए ही चाहिए एक्सपोर्ट बेनिफिट लेने के लिए। यू शुड बी अवेयर विथ ऑल दिस थिंग्स। नाउ अब ये सारी चीजों को करने के लिए जितने भी पॉलिसीज जो मैंने चैप्टर 3, 4, 5 जो भी बेनिफिट्स आपको लेना है, कोई भी डीजीएफटी में ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है,
you have to have a digital signature, class 2 digital signature with IEC code number embedded in it. ये digital signature अगर आपके पास इनकम टैक्स का है, दूसरे किसी का है, वो यहाँ पर नहीं चलेगा. You have to take the digital key separately for DGFT online. आप एन सोल्यूशन को बोल सकते हो, ई मुद्रा को बोल सकते हो, सेफ स्विट को बोल के आप डिजिटल की DGFT ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए चाहिए बोलेंगे तो दे विल डेफिनेटली गिव यू अकॉर्डिंगली. और उस डिजिटल की से यू कैन असेस द DGFT ऑनलाइन ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन वॉट एवर इज अवेलेबल इन अवर पॉलिसी, including these three major, which are the major incentive schemes for you. All the informations are available in the foreign trade policy website dgft.gov.in या dgft.nic.in. ये पॉलिसी हम लोगों का साइट बहुत साफ सुथरा है, बहुत क्लियर है, एंड यू कैन असेस द थिंग्स वेरी इजीली. और आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, यू कैन असेस द थिंग्स वेरी इजीली. ये साइट खुलते ही आपको हम लोगों का साइट दिखेगा, उसमें कॉन्टैक्ट्स है, हेल्प डेस्क है, प्लस पिछले 9 साल के पॉलिसी सर्कुलर्स है उसमें, उसके अलावा 914 का पॉलिसी एंड हैंडबुक भी उसमें इनबिल्ड है, और प्लस 1520 का पॉलिसी एंड हैंडबुक है. फॉर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का अगर आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1 ही आपको हैंडबुक में पढ़ना है. इसका ये MEIS चैप्टर 3 में है, पॉलिसी उसमें दिया हुआ है, प्रोसीजर्स क्या है वो अलग से दिया हुआ है. उसी हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स में आप चैप्टर 3 पढ़ सकते हो. ये नहीं कि अगर कोई सोचेगा यदि यहाँ पे दिया उसको कहाँ ढूंढने की जरूरत है. यू हैव टू सिंपली ओपन द चैप्टर 3. जो चैप्टर आपको पढ़ना उस चैप्टर को पढ़ के आप क्लियरली निकाल सकते हो. देन कम्स द आयात निर्यात फॉर्म. आयात निर्यात फॉर्म इज ऑल्सो एज पर द आयात निर्यात फॉर्म एंड अपेंडिक्स. अपेंडिक्स में आपको पूरा हम लोगों के DGFT, बैंक्स एंड काउंसिल्स के नाम, आपके इंस्पेक्शन एजेंसीज के लिस्ट, सभी के लिस्ट उसमें दिए हुए हैं. यू कैन ओपन द साइट एंड यू कैन सी विच आर द विच लिस्ट यू वांट टू सी. यू कैन गो थ्रू द लिस्ट. आपको जहां जो आपको लिस्ट में जो एजेंसी या जो RCMC, और मल्टी प्रोडक्ट के लिए भी आप RCMC ले सकते हो. इवन ए ट्रेडर कैन ऑल्सो मेक दी एक्सपोर्ट. ये में एक दुकानदार भी एक्सपोर्ट कर सकता है इसमें. उसके पास अगर गारमेंट का दुकान खोल के रखे, अगर उसको दुबई से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया कि मेरे को गारमेंट भेजो, तो ही कैन मेक दी एक्सपोर्ट एंड ही कैन अवेल द बेनिफिट्स इफ इट इज अवेलेबल इन अवर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. देन कम्स हैंडबुक. ये स्टैंडर्ड चैप्टर 4 जो मैंने बताया था, जिसमें आपको रॉ मटेरियल में के बारे में आप इंपोर्ट, इस बुक में वो पूरे आइटम्स प्रोडक्ट वाइज दिए हुए, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, मिसलिनियस प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स, फूड्स, सब आइटम्स का लिस्ट दिया हुआ है. अगर 1 kg एक्सपोर्ट करने के लिए 1.0 kg इंपोर्ट करना अलाउड है तो यू कैन गो फॉर, उस नॉर्म्स के बेस पे आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. अगर वो नॉर्म्स में नहीं है देन ऑल्सो यू कैन कंप्लाई, यू कैन टेक द लाइसेंस विथ आवर्स विथ. बट उसके बाद क्या होता है, वो एप्लीकेशन हम लोग जो है आपको इशू करने के बाद में DGFT दिल्ली में बेचते हैं और वहां पे उसका नॉन फिक्सेशन होता है. मान के चलिए कि आपने 10% वेस्टेज मांगा, वहां पे टेक्निकल अथॉरिटी बैठी रहती है, वो कमेटी में उसको डिसाइड किया जाता है. अगर वो 10% नहीं, इनको तो सिर्फ 4% ही देना है या 8% ही देना है, और तो आपको 8% या 4%, जो भी वो लोग अलाउ करते हैं, दे आर द फाइनल अथॉरिटी, वो आपको मिल जाएगा. यू कैन गो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, ऐसी कोई बात नहीं है. बट अगर आपने 10% का इंपोर्ट कर लिया है तो DGFT जो भी ऑफिस है आपको बाकी का जो 2% आपने एक्सेस इंपोर्ट किया उसका ड्यूटी आपको भरना है. दैट इज वेरी क्लियर. यू हैव टू पे द ड्यूटी. या तो उस प्रोपोर्शन में इंपोर्ट्स कम करो या एक्सपोर्ट को बढ़ा करो, कुछ भी करो. यू हैव टू मेंटेन दैट नॉर्म्स. देयर इज नो चेंज इन दैट नॉर्म्स. अगर आप बढ़ाना चाहते हो आप अपना, वो अलग चीज है, बट इमीडिएटली यू हैव टू क्लोज डाउन, उसको ड्यूटी भरना ही है आपको डिसीजन आने के बाद. एंड डिसीजन कम्स वेरी इजीली, वो बहुत जल्दी आ जाता है. आप लोगों को उसके लिए कोई साल, 2 साल, 6 महीने रुकने की जरूरत नहीं रहती है. ITCHS क्लासिफिकेशन मैं आपको पहले बताता, हर आइटम के लिए एक ITCHS कोड होता है. ये बुक में चैप्टर वाइज है उसमें, और वो ITCHS कोड आपको जो है फर्स्ट 2 डिजिट जो है उसका वो चैप्टर को डिनोट करता है. नेक्स्ट 2 डिजिट जो है उसका वो जनरल आइटम्स को डिस्क्राइब करता है, और बाकी का जो चैप्टर है वो बाकी आइटम्स को, वो उसमें आने वाले एक पर्टिकुलर आइटम या जो भी रहता है उसको वो डिनोट करते हैं. आपका आइटम के बारे में आपको पता है कि आपका घर है, आपको पता है कि आपका क्या आइटम है, तो यू कैन सेलेक्ट दोस आइटम्स एंड यू कैन गेट द, वो कोड नंबर रख के हर जगह पे आपको वो कोड नंबर
देना है, उस आइटम का कोड नंबर देके यू कैन गो अहेड विद द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, एंड दिस इज अ मैंडेटरी कोड नंबर. विदाउट दिस नोबडी विल एक्सेप्ट. इवन बैंक वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. बैंक बोलेंगे इसका कोड नंबर ढूंढ के लेके आओ. प्रिकॉशंस, एनी कॉन्ट्रावेशन टू दी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड एक्शन, ये मैं हमेशा वही कहता रहा हूँ, बी पॉजिटिव एंड सी दैट आप अगर कोई भी गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट चाहती है आपको पूरा बेनिफिट दे. इन द मीन टाइम गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप भी गवर्नमेंट को कोऑपरेट करो, एक्सपोर्ट्स करो, गो फॉर दी एक्सपोर्ट्स, ब्रिंग द वैल्यू एडिशन, एंड इससे पोटेंशियल आपका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ता है, एंड द यू हैव टू गो फॉर, आप जितना ज्यादा ट्रेडिंग करोगे उतना आपके लिए भी अच्छा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी अच्छा है. यू शुड नॉट वायलेट एनी ऑफ द रूल्स एंड एनी ऑफ द प्रोसीजर्स. अगर आपको कहीं भी थोड़ी भी दिक्कत होती है, यू कैन अप्रोच द DGFT ऑफ योर रीजन, या मेरे रीजन में है, आप लोग तो मेरे रीजन में हो, यू कैन कम टू नागपुर ऑफिस. आप बोल सकते हैं ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसको क्या करना है. वी विल डेफिनेटली गाइड यू. द अर्ली यू कम द बेटर इट विल बी द क्लोज डाउन द केस. आप उसके लिए लेके बैठिए मत. और आज की तारीख में DGFT हर जगह पर मैक्सिमम कोशिश करती है अपने अपने एक्सपोर्टर्स को मदद करने की, हर तरफ से जितना संभव हो सके, विद इन द फ्रेमवर्क एंड विद इन द पावर्स ऑफ दैट ऑफिस. जो उस ऑफिस, एनी क्लैरिफिकेशन, आप कई लोग क्लैरिफिकेशन पूछने आते हैं, क्लैरिफिकेशन इज नन ऑफ द RLS विल गिव यू. आपको क्लैरिफिकेशन के लिए आपको DGFT न्यू दिल्ली ही जाना पड़ेगा. यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू अप्रोच देम. आप मेल कर सकते हो, यू कैन गो फॉर द मेल. आप DG को मेल करो, एडिशनल DGFT को मेल करो, कौन कौन किस सेक्शन में काम कर रहा है वो भी हमारे साइट में अवेलेबल है. यू कैन अप्रोच दम, यू कैन सेंड द मेल. मेल भेजते समय आप अपने कंपनी का नाम, नीचे पूरा एड्रेस, ताकि वो आपको कांटेक्ट भी करें. कभी कभी ऐसा भी हो, मैं रायपुर में था, रायपुर में एडिशनल DG खुद कॉल कर रहे हैं पार्टी को, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए करके. पार्टी दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई, साहब वो एडिशनल DG का बोला, मैं क्या करूं. नहीं, आप बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है, यू टेल हिम. सो वी आर वेरी पंक्चुअल एंड वी आर ट्राइंग टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम as early as possible, but your directives and your intention should be very clear and very up to date. तो आप नीचे अपना पूरा डिटेल्स जरूर देंगे भरते हुए, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो आपको मेल का जवाब दे सके. एंड दिस इज द थिंग विच फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गिव्स यू. और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट करके इसको ये करें. थैंक यू. मिस्टर गोपाल कृष्णन ने डिटेल में सारे स्कीम को बताया है, जो हमारे ख्याल से अच्छा प्रेजेंटेशन था इनका. इन ब्रीफ हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक्सपोर्ट पे बेनिफिट है. जहां चैप्टर 3 इन्होंने बताया वो पोस्ट एक्सपोर्ट बेनिफिट है. एंड इन दैट चैप्टर एवरी स्क्रिप इज फ्रीली ट्रेडेबल ट्रांसफरेबल. आप ट्रेड या ट्रांसफर करते हैं तो एक कंसिडरेशन अमाउंट आपको, जिसको आपने दिया है उससे आपको मिल जाता है. तो चैप्टर 3 पूरे फ्रीली ट्रेडेबल ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट स्टेटस सर्टिफिकेट. चैप्टर 3 में स्टेटस सर्टिफिकेट भी है, वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते हैं. एक सर्टन जो 3 मिलियन 1 स्टार ऐसे करके 25 मिलियन 2 स्टार इस टाइप से बनाया हुआ है बुक में. तो उसके हिसाब से आपके स्टेटस कि आप 5 स्टार स्टेटस के हैं या 1 स्टार वाले हैं, तो ये स्टेटस सर्टिफिकेट हुआ. जिससे बेनिफिट उसको बताया कि जहां आपको BG या LUT सबमिट करना है तो वो आपको LUT से ही सबमिट हो जाता है, BG नहीं देना होगा. अदरवाइज नए एक्सपोर्टर होते हैं उनको बैंक गारंटी देना पड़ता है कस्टम्स में. तो ये सब उसके बेनिफिट हैं. चैप्टर 4 में सिर्फ एक स्कीम है DFIA, जो पोस्ट एक्सपोर्ट पे ही आजकल DFIA मिलता है. पहले था प्री एक्सपोर्ट पे भी था कि आप प्री एक्सपोर्ट DFIA लीजिए, और पिछले पॉलिसी तक था. लेकिन अब जो पॉलिसी है उसमें पोस्ट एक्सपोर्ट बेनिफिट ही आपको मिलेगा कि आप पहले एक्सपोर्ट कर जाइए, एप्लीकेशन फाइल कीजिए, एक्सपोर्ट कर जाइए. एक्सपोर्ट जिस दिन आपका खत्म हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है, यू कम टू ऑफिस, फाइल योर एप्लीकेशन फॉर पोस्ट एक्सपोर्ट DFIA, वो ऑटोमेटिक आपको ट्रांसफरेबल होगा. तो बाकी जितने भी स्कीम हैं वो चैप्टर 4 में वो
ट्रेडेबल ट्रांसफरेबल नहीं है, एक्सेप्ट DFIA। सिमिलरली आपको EPCG एक्चुअल यूजर है। एक्चुअल यूजर मीन्स कि आप दूसरे को नहीं ये दे सकते हैं, आप ही को करना है। एक कंडीशन होता है एडवांस लाइसेंस में, सब्जेक्ट टू एक्चुअल यूजर कंडीशन। तो एक्चुअल यूजर का मतलब यही है कि आप ही यूज करेंगे, दूसरा नहीं कोई। लेकिन चैप्टर 3 में एक्चुअल यूजर का नहीं है। और वायलेशन वगैरह करने पे FTDR में प्रोविजन है कि पेनल एक्शन का। तो ट्राई कीजिए कि आप लोग FTDR एक्ट में जो प्रोविजन है, लाइसेंस में जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो वायलेट ना हो। अगर वायलेट होगा, अगर खुद आके आप बता देंगे, जैसे मान लीजिए गलती से हम गाड़ी चला रहे हैं, रोड पे किसी को ठोकर लग गया, है पेनल एक्शन, पुलिस एक्शन करता है। लेकिन अगर कोई आदमी खुद पुलिस के पास उस घायल को हॉस्पिटल पहुंचा के पुलिस के पास गए, साहब हमसे ये एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस एक लेनियंट व्यू लेती है कि नहीं ऐसा? तो उसी तरीके से अगर आपसे कोई अनजाने में, एक कहावत है कि भगवान भी अनजाने में हुई गलती को माफ करते हैं। तो FTDR एक्ट में पावर तो है कि जितने का वायलेट हुआ है तो उसमें आपको 5 टाइम्स तक ड्यूटी सेव्ड अमाउंट का पेनल्टी हो सकता है। आपकी IC सस्पेंड हो सकती है अगर पेनल्टी अमाउंट जमा नहीं करेंगे। लेकिन अगर अनजाने में आपसे कोई गलती हुई है तो आप खुद आके एडमिट करके कागज देंगे, तो जो अथॉरिटी होगा उसमें मिनिमम से मिनिमम पेनल एक्शन या छोड़ने का वो कर सकता है। तो इसलिए ऐसे घबराने की जरूरत है। वो एक्ट बड़ा ही खतरनाक है कि अगर कोई आदमी जानबूझ के शरारत करता है, सोचता है कि ये लोगों को पता नहीं चलेगा, भाई सब कुछ कंप्यूटर से लिंक्ड है। अब इन्होंने पैन कार्ड का कहा कि एक पैन पे एक IC। कई एक आदमी पहले क्या करते थे, एक पैन पे 5-5 IC लेके बैठे हुए थे, 10-10 IC लेके बैठे हुए थे। कंप्यूटराइज जब हो गया, पहले मैनुअल होता था, अब जब से कंप्यूटराइज हुआ फट से पकड़ लेता है। अगर आप एक शिपिंग बिल चैप्टर 3 के अंदर में ले लिए बेनिफिट, आप चाहेंगे कि दोबारा फिर चैप्टर 3 में हम उस पर बेनिफिट ले लें, कंप्यूटर पकड़ लेगा। और वो अगर पकड़ लेगा, मेरे नजर में आ गया कि ऐसा इन्होंने किया है, इट मीन्स कि जानबूझ के किया है। पीछे व्हेन आई वाज इन पानीपत, एक एक्सपोर्टर ने ऐसा किया, एस्टेब्लिश्ड एक्सपोर्टर था। तो मैंने उनको ये कहा कि इसको शो कॉज नोटिस दो। शो कॉज नोटिस जाना था कि वो दौड़ते दौड़ते आए कि साहब ये हमसे गलती हो गई। हम कहिए जब पकड़े हैं तब हमारे कंप्यूटर ने पकड़ लिया कि शिपिंग बिल हैज ऑलरेडी बीन यूटिलाइज्ड इन फलाना FPS, साहब माफ करो। हम कहें पेनल्टी तो हम देंगे ही, ठीक है तुम आके खुद कह रहे हो तो हम थोड़ा लेनियंट व्यू लेंगे, लेकिन पेनल्टी देंगे, ताकि ट्रेड इंडस्ट्री में ये मैसेज जाना चाहिए कि गलती मत करो, गलती करोगे तो सजा के लिए तैयार रहो। तो यही है, बाकी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड आई होप कि इसके बाद भी मन में डाउट होता है, कोई चीज समझना है, क्लैरिफिकेशन आप कहेंगे राइटिंग में दो, तो राइटिंग में वी आर नॉट ready to authorize to give clarification in writing because that power is vested with DGFT headquarter। वो DG के परमिशन से ही क्लैरिफिकेशन दी जाएगी। कई एक बार आपको कस्टम्स वाला पकड़ लेता है, यहाँ कस्टम से तो नहीं आए हैं, कस्टम वाला बहुत, आप ITCHS में देख रहे हैं कि फ्रीली इंपोर्टेबल है या एक्सपोर्टेबल है, आपके आइटम को पकड़ बैठ गया, नहीं जी हम तो नहीं मानते हैं, ये तो रेस्ट्रिक्टेड है। आप उसको लाख कहोगे साहब देखो ITC में ये लिखा हुआ है फ्री, लेकिन वो नहीं मान रहा है। आप DGFT से क्लैरिफिकेशन लाओ, आप लोग भागते भागते हम लोग के पास आ जाते हैं, लेकिन हम लोग का हाथ जानते हैं कि बदमाशी हो रही है, लेकिन हम लोग का हाथ बंधा हुआ है। तो ऐसे हालत में, ऐसा एग्जाम्पल मिनाम्बकम पोर्ट का था, एयरपोर्ट, वहाँ पर कस्टम पॉलिसी में मैं था,
97 में लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ था 91, 92 से, 95 से फुल फ्लेज्ड ये जो सारे आइटम रेस्ट्रिक्टेड थे, तो हम लोगों ने एक किचन मशीन था, तो किचन मशीन को रेस्ट्रिक्शन खत्म किया था। कस्टम वाला उसको उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाले को खत्म किया था। कस्टम वाला कहते नहीं जी हम तो इसको इलेक्ट्रॉनिक नहीं मानते हैं। वो बहुत फेमस कंपनी है किचन मशीन की, जर्मनी की, वहां से वो बेचारा इंपोर्ट किया था सीडिंग पर्पस के लिए। अब भारी झंझट। फिर हमारे डीजीएफटी ने फोन किया उसको, कस्टम कमिश्नर को, ये क्या तमाशा है, मतलब इसमें डीजीएफटी जब क्लैरिफाई कर चुकी है तो क्यों आप, नहीं तो फिर हम आपके मेंबर कस्टम्स जो हैं या चेयरमैन जो हैं उनसे हम बात करेंगे। फिर जाके उसने उस कंसाइनमेंट को छोड़ा। तो ये होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। कई एक बार हमारे ब्रदर थे, वो सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स में थे, प्रिवेंटिव में थे, तो बाई ट्रेन वो लोग, जैसे कोई आ रहा जा रहा बॉर्डर पे थे, किसी के पास सिक्किम का रम होता है, तो वो रम लेके बेचारा आ रहा था। अब इनका जो सिपाही था सुप्रीटेंडेंट का, तो उसने उसको पकड़ लिया, कहे तुम इम्पोर्टेड विस्की लेके चल रहा है। उसने कहा कि नहीं साहब इम्पोर्टेड नहीं है, ये सिक्किम का है। तो सिक्किम विदेश है। सिपाही ने सीधा डिक्लेयर कर दिया कि सिक्किम विदेश है, इंडिया का नहीं, फॉरेन है। कहा साहब देखो इस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। तो उसका जवाब था सिपाही का, तुम लिखा हुआ दिखा दोगे उससे सड़े है, मैं नहीं मानता। अब मैं नहीं मानता की बात जहां आ जाती है उसका कोई इलाज नहीं है। वहां पर वैसे आदमी को पकड़ के चाल थप्पड़ मारना चाहिए। फिर ब्रदर ने देखा उसको, कहा, डांटा उसको कि क्यों तुम उसको तंग कर रहे हो। तो उसको लालच क्या थी कि उसमें से एक बोतल हमको मिल जाए। 3-4 बोतल थी। तो भैया ने कहा कि गलत बात है, छोड़ो उसको, फिर छुड़वाया उसको। तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। अब जितना बताया हम लोग, इससे समझ लीजिए कि आप लोग पंडित बन गए, वो नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो समझने की जरूरत है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आएंगे तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, समझना पड़ता है। तो वो समझ के ही इसमें इंटर कीजिए, और अगर इंटर ऑलरेडी हो रखे हैं तो बहुत कुछ ज्ञान होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ गोपाल कृष्ण जी और ये हमारे दिलीप जी हैं दिलिंगन, ही हैज वेरी साउंड नॉलेज ऑफ एफटीपी एंड ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर, तो इनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। महीना में एक बार हम आते हैं लास्ट फ्राइडे में आते हैं, और अगर काम खत्म हो गया उस दिन तो वेल एंड गुड। उस दिन हम एक्सपोर्टर्स जिनकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो मैं बैठ के उनको सुनता भी हूँ, जो सॉल्यूशन होता है बताता भी हूँ। अगर काम उस दिन नहीं खत्म हुआ है तो नेक्स्ट डे हम सैटरडे को भी काम करके, जैसे इस बार हम लोग के फाइल बहुत ज़्यादा है तो हम सब फाइल को क्लियर करके फिर कल जाएंगे। तो अब मैं बाकी हमारे जो ईपीसी के श्रीवास्तव जी हैं, तो अभी इन्होंने बताया ना कि आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबर सर्टिफिकेट, कोई भी इंसेंटिव का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जबकि आपको आरसीएमसी हो। आरसीएमसी किसका? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब आप हैं इंजीनियरिंग कंसर्न है आपका, आप आरसीएमसी ले लिए हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का, नहीं चलेगा, इंसेंटिव हम नहीं देंगे। अगर इंजीनियरिंग कंसर्न है तो आपको इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का ही चाहिए। अगर केमिकल है तो आपको केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या फार्मेक्सिल इसका ही चाहिए। अगर ये टेक्सटाइल है तो टेक्सप्रोसिल का चाहिए। हैंडलूम आइटम है, हैंडीक्राफ्ट है, तो उस काउंसिल का चाहिए। और अगर मान लीजिए आप मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर भी हैं, तो एक से ज्यादा फील्ड में आपने हाथ आजमा रखा है, तो कितना आप आरसीएमसी लीजिएगा? तो एक मेन लाइन वाले का ले लीजिए, अब प्लस एक फीओ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है फीओ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी साथ में आप ले लीजिए। उसका बहुत नॉमिनल फीस है, 5000 रुपया है, तो वो ले लीजिए, तो आपको बेनिफिट नहीं रुकेगा। तो बाकी अब बताएंगे हमारे बाकी वक्ता लोग। आई होप कि ये बेनिफिशियल आप लोग के लिए, बहुत लोग जानते भी होंगे, जहाँ
न्यूकमर्स के लिए ये मेन होता है. तो नेक्स्ट स्पीकर. Thank you, Jha Sahab, and thank you, Gopal Krishnan Sahab, for explaining very simply, this is how exports can be done. These are the main MEIS, EPCG schemes. I can tell you personally that the team here, sitting right here, is so supportive from our personal experience and other members who've been here. They explain you the simplest of the problems which you feel, because their only objective is grow exports in the region. Now, I would like to invite Mr. Rajesh Srivastava Sahab for seminar. Thank you, Mr. Gaurav. Thank you, Mr. Jha. Thank you very much for your... We planned this program suiting to Mr. Jha's travel to Nagpur, because he comes every last Friday, so we thought he should be here. And, EEPC, as mentioned by Mr. Jha, we are a trade promotion body under Ministry of Commerce. Our sole purpose is to introduce your product to international markets. That is the only purpose. People sitting on the dais are there to help you either before you have exported or after you have exported. But we are here actually to do the hand holding for you, to do actual exports, to introduce you to the buyers. ये एक्टिविटी नहीं होगी तो ना DGFT का कोई यूज है उनकी स्कीम्स का, और ना ECGC का, और ना किसी बैंक का. So the purpose is how to find overseas buyers, which markets to look at, कहाँ आपका प्रोडक्ट चलता है. उसके लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास आप आइए. आप इसलिए नहीं आइए कि वो RCMC मैंडेटरी है तो आपको लेना ही है किसी तरह, क्योंकि उसके बगैर इंसेंटिव नहीं मिलेगा. वो पार्ट हमारा आज के टाइम में सिर्फ 10% रह गया है. हमारा 90% एक्टिविटी आपके लिए मार्केट ढूंढना, आपके लिए बायर ढूंढना, और जो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस जो झा साहब ने बताई कि आपको वो मान ही नहीं रहा है कस्टम वाला, सो उस केस में आपको हमारे पास आना है. यू हैव टू अप्रोच अस. वी विल टेक अप द मैटर विद द कस्टम्स और पुलिस वाला और एक्साइज वाला और एनीबडी, एंड वी रिजॉल्व दीज इश्यूज. Because rightly mentioned by Mr. Jha, his hands are tied because clarifications are issued by headquarters in Delhi. But we can issue the clarifications after talking to our headquarters and on the basis of our experience, and we can talk to the relevant commissioner, superintendent, whoever, and give you the advantage. I would like to say a few things about incentive. Incentives part has been explained, but there are certain other incentives which were not covered, which actually exporters are entitled to. These incentives, first one is, administered by Revenue Department, which is called drawback, जो सबसे आसान होता है लेना. आपको एक अकाउंट खोलना है पंजाब नेशनल बैंक कस्टम हाउस में. ड्रॉबैक एक शेड्यूल दिया हुआ है कि आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट में 3%, 4%, 5%, 2% वो आपको मिलेगा. आप ड्रॉबैक शिपिंग बिल फाइल करिए, एक्सपोर्ट करिए, कस्टम्स को डॉक्यूमेंट दीजिए, और पेमेंट 4 से 6 हफ्ते में, ओनली 4 to 6 weeks, without following up with anybody, any government department. The amount comes into your account. This comes in the form of hard cash. कैश के रूप में आपके पास आता है. Very simple to administer, very simple to get. The other schemes are schemes, mentioned by DGFT here. Now I'll just dwell on few aspects so that जो थोड़ा और clarity आ जाए. World over जो WTO में we have entered into an agreement, all the countries, कि duties and taxes will not be the part of your export product. कोई भी ड्यूटी, जैसे ब्राजील में कोई मैन्युफैक्चरर है या यूएस में है, उसके जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज उसने रॉ मटेरियल पे किए हैं, वो जब एक्सपोर्ट करेगा उसको रिएम्बर्स हो जाएंगे. सिमिलरली द सेम कंसेप्ट इज हियर. ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस which you have paid on your raw material for manufacturing your final export product has to be reimbursed to you.
So in a way, this is not an incentive, this is your right. ये आपका हक है. Drawback एक